देखो बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। और तुम अपने पापा का स्वभाव भी अच्छी तरह जानते हो। उन्होंने अगर रिश्ते को मंजूरी दे दी है तो बस अब उनकी बात टल नहीं सकती। राजीव की माँ अपने इकलौते बेटे को समझाते हुए बोली। मगर माँ, राजीव झुंझलाया। तुम समझती क्यों नहीं? मैं सेजल को नहीं छोड़ सकता। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। तो ठीक है, तू घर आ रही लक्ष्मी को ठुकरा दे। बंद कर दे अपने भाग्य के दरवाजे। करोड़ों की जायदाद छोड़ दे। बंगला, गाड़ी, फार्म हाउस और इतना बड़ा लगा लगाया बिजनेस जो तुझे मिलने वाला है उसे भी छोड़ दे। ना कर दे इस रिश्ते को और हमें भी छोड़ दे। रेखा देवी की आवाज़ में तेजी आ गई। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया सोच लेंगे कि हमारी कोई औलाद ही नहीं है। रेखा देवी झटके से उठ खड़ी हुई। माँ, राजीव ने बेचारगी से माँ का हाथ थाम लिया। रेखा देवी ठिठक गई। उन्होंने एक नज़र अपने लाडले बेटे की ओर देखा और फिर उसका सिर सहलाते हुए ममता भरे शब्दों में बोली, मैं जानती हूँ तू अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ेगा। और फिर ऐसा है ही क्या उस लड़के में जो तू, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी और धर्म की लड़के से तेरी शादी करा के हम अपनी बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? ये सोचा है तूने? माँ, सेजल को सिर्फ मेरा ही सहारा है। मेरे सिवा उसका दुख दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। राजू माँ को कुर्सी पर वापस बिठाते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, बेटा, तू सिर्फ एक नज़र करिश्मा को देख ले। तेरे सिर से सैजल का भूत उतर जाएगा। रही सहारा देने की बात, तो ऐसा कर तू हर महीने उसे कुछ रुपए भिजवा दिया करना। करिश्मा से तेरी शादी के बाद हमारे पास लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। रेखा देवी बेटे को राजी करवाने पर तुली हुई थी। करिश्मा का नाम लेने भर से उनकी आंखों में एक अनोखी चमक उभर आई थी। वैसे तो राजू भी करिश्मा की खूबसूरती से बेखबर नहीं था। अभी 6 महीने पहले ही एक बिजनेस इवेंट में करिश्मा से उसकी मुलाकात हुई थी। वह अपने पिता के साथ इस बिजनेस मीट में आई थी। करिश्मा के पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और करिश्मा उनकी इकलौती और बेहद खूबसूरत बेटी। एक पल को तो राजू उसको देखकर ठगा सा रह गया था। उसकी सुंदरता की चकाचौंध में लड़खड़ा गया था। मगर अगले ही पल अपनी हैसियत और सेजल के ख्याल ने उसे संभाल लिया। उसने अपने आप को एक मोटी सी गाली दी और फिर अपने दोस्तों के साथ बातों में लग गया। बिजनेस मीट और डिनर खत्म होते होते उसे महसूस होने लगा था कि जहां करिश्मा के हुस्न के सभी दीवाने हो रहे थे, मगर उसकी शौक नजरें बार बार राजू पर ही आकर टिक रही थी। पार्टी में कई बार उसकी करिश्मा से आंखें चार हुई। उसके तेज में उसने खुद को पिघलता हुआ भी महसूस किया। उस पार्टी में करिश्मा ने उसके दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दी थी। मगर उस दिन के बाद फिर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। वह इस बात को लगभग भूल चुका था कि 6 महीने बाद अचानक सेठ कमल राज के घर से उसके लिए करिश्मा का रिश्ता आ गया। सेठ कमल राज का अनेक शहरों में करोड़ों का कारोबार फैला हुआ था। कॉस्मेटिक मार्केट में वह बहुत बड़ा नाम थे। राजीव और उसके पिता का बिजनेस भी इसी क्षेत्र में था। मगर सेठ कमल राज के मुकाबले तो अभी वह इस बिजनेस में घुटने घुटने चल रहा था। बड़े मंदिर के पांडे जी जब करिश्मा का रिश्ता लेकर राजीव के घर आए तो उसके माता पिता मारी खुशी के जैसे बोरा ही गए, मानो बिल्ली के भाग से छीका टूटा। माँ तो बेटे की किस्मत पर बलिहारी जाती, बार बार उसकी नजरें उतारती। यकीन ही न होता कि शहर के इतने बड़े आदमी ने उसके राजीव को अपना दामाद के रूप में चुना है। सेठ कमल राज का करोड़ों का कारोबार, इतना बड़ा नाम, इतनी शानो शौकत थी। करिश्मा उनकी इकलौती लड़की थी, इसलिए यह भी तय था कि कमल जी की मृत्यु के बाद उनके करोड़ों के कारोबार का मालिक राजीव होगा। यह तमाम बातें सोच सोच कर राजू के माता पिता बावले हुए जाते थे। राजू के पिता ने तो पांडे जी को रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कह दी थी। बेटे के प्रेम कलापों की जानकारी उन्हें नहीं थी। यह बात तो सिर्फ रेखा देवी जानती थी कि उनके लाडले पुत्र को प्रेम का बुखार लग गया है। मगर उन्हें विश्वास था कि दौलत की खुराक मिलते ही ये बुखार जल्द उतर जाएगा। शायद इसी भावना के वशीभूत वो बेटे को समझाने और राजी करवाने पर तुली हुई थी। तू अच्छी तरह सोच ले, तेरे पापा को पता चला कि तू किसी गैर धर्म की लड़की से शादी की बात सोच रहा है तो नौबत मरने मारने की भी आ सकती है। तू तो जानता ही है अपने पापा का गुस्सा। रेखा देवी चिंतित सी होती हुई बोली, और फिर तू ही सोच, करोड़ों की बात है। लक्ष्मी किसी के दरवाजे पर बार बार तो दस्तक देती नहीं है। वो तो ठीक है माँ, मगर मैं सैजल को क्या जवाब दूंगा? वह बड़ी असमंजस की स्थिति में था। दौलत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। रेखा देवी मन ही मन मुस्कुरा उठी।
उनकी बातों का असर बेटे पर दिखाई देने लगा था। तो उसकी चिंता मत कर, उसको जमाने की ऊंच नीच उसके बिरादरी वाले समझा देंगे। बस अब तो उससे मिलना जुलना बंद कर दे। रेखा देवी कहते कहते उठ खड़ी हुई। राजू बैठा बैठा सोचता रहा कि कल वह सैजल को क्या बोलेगा, आगे न मिलने के क्या बहाने बनाएगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक और सैजल थी और दूसरी ओर करोड़ों का साम्राज्य, उसके माँ बाप की ख्वाहिशें, करिश्मा की खूबसूरती जो अब उसे सैजल के प्यार से ज़्यादा अनमोल नजर आ रही थी। सैजल एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सरल लड़की, उसके मासूम मगर खूबसूरत चेहरे पर दो बड़ी बड़ी सम्मोहित करने वाली आंखें, उसकी मधुर कोमल और झंकृत आवाज जैसे वीणा के स्वर बज उठे हो। राजीव से पहली बार उसकी मुलाकात प्रेम भाई के स्टूडियो में हुई थी। प्रेम भाई राजीव के दोस्तों में से थे। उस रोज सैजल स्टूडियो में एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आई थी। जब राजू भी किसी काम से प्रेम भाई से मिलने पहुंचा था, स्टूडियो के शीशे के पार मिक्सिंग रूम में बैठे राजू ने जब सैजल को गाते हुए सुना तो उसका दीवाना हो गया। गीत स्वयं सैजल का लिखा हुआ था। वह बड़ी देर तक स्टूडियो में बैठा उसके गीत के बोलों और उसकी आवाज़ के माधुर्य में खोया रहा। कितनी वेदना थी उसके गीत में। ले चली मुझे मेरी जिंदगी कहाँ, रास्ते हैं गुम मंजिल धुआं धुआं। और अचानक ही सैजल के साथ उसकी जिंदगी एक अनजाने सफर पर चल पड़ी, जिसकी मंजिल का पता दूर दूर तक नहीं था। सैजल अपनी आवाज के सहारे अपनी अपंग विधवा माँ और छोटे भाई का पेट पाल रही थी। उसकी जिंदगी एक सीधे सपाट रास्ते पर रेंग रही थी कि राजीव ने अचानक उसमें प्रवेश कर चारों ओर फूली फूल खिला दिए। पहले प्यार का स्पर्श सैजल ने दिल की गहराइयों से महसूस किया। राजीव जैसे खूबसूरत नौजवान का प्यार ठुकरा पाना उसके बस में नहीं था। उसकी अम्मी ने उसे जात बिरादरी की बहुत ऊंच नीच समझाई, मगर सब बेकार। बेटी की कमाई न खारी होती तो उन दोनों के ताल्लुकात पर शायद जमीन आसमान एक कर देती। उसका स्टूडियो जाना ही बंद करवा देती। मगर लाचार थी, पैसे से भी और अपने पैरों से भी। बेटा भी उसका अभी काफ़ी छोटा था और अभी पढ़ रहा था। 5 साल पहले मियाँ उसकी गोद में 4 साल के अमन और 14 साल की सैजल को छोड़कर अल्लाह के प्यारे हो गए थे। 2 कमरों के एक छोटे से घर के अलावा और कोई धन दौलत नहीं थी। मियाँ जिस प्राइवेट स्कूल में मामूली तनख्वाह पर उर्दू के टीचर थे, उसी में सैजल फ्री में पढ़ रही थी। पिता के मरने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हाँ, उसका गला बेहद सुरीला था, तो स्कूल टाइम से ही कभी रेडियो तो कभी टीवी के छोटे छोटे प्रोग्राम मिलते रहते थे। इसी से घर का खर्च और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च निकल रहा था। शाम के वक्त वह ट्यूशन क्लास चलाती थी। राजीव से मुलाकात के बाद सैजल की जिंदगी को जैसे खुशियों की संजोनी मिल गई थी। वह हर वक्त फूलों की तरह हंसती मुस्कुराती रहती थी। उसका सौंदर्य भी निखर आया था। अम्मी ने भी अब उसे समझाना छोड़ दिया था। उसके मुंह से तो सदा यही निकलता, जाने क्या लिखा है इसके तकदीर में। हालांकि राजीव को वह भी पसंद करती थी। खूबसूरत जवान, पढ़ा लिखा और बहुत बड़े व्यापारी का ना सही, मगर था तो व्यापारी का बेटा। पैसे की कमी भी न थी। अगर कहीं वह अपनी बिरादरी का होता तो सैजल की अम्मी तो ऐसे रिश्ते पर वारी वारी जाती। ऐसा दामाद तो उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी न मिलता। मगर अफसोस ऐसा न था। फिर भी उन्होंने सैजल की खुशियों के आगे हथियार डाल दिए थे। हर वक्त गंभीर और उदास रहने वाली उनकी बेटी, जिसने अपनी जवानी के चूल्हों को दरकिनार करके घर का खर्च बखूबी संभाला हुआ था, आज राजीव के साथ हंसती खिलखिलाती कितनी अच्छी लगती थी। उसके मुखड़े पर निखार आ गया था, जैसे गुलाब के फूल पर पड़ी हुई गर्द सावन की हल्की सी फुहार से धुल गई हो। राजीव न केवल उसके सोने घर आंगन में हंसी मजाक का तूफान खड़ा कर देता था, बल्कि समय को समय उनकी आर्थिक मदद भी करता रहता था। और यही वजह थी कि मम्मी के मुंह पर ताले पड़ गए थे और सैजल राजीव को अपना मसीहा मान बैठी थी। खटखट दरवाजे की दस्तक ने सैजल को चौंका दिया। वह पलंग पर बैठी एक रोमांटिक सा गीत लिखने में मशगूल थी। दरवाजे पर राजीव के होने के ख्याल से उसका दिल खुशी से खिल उठा। वह लगभग भागती हुई सी दरवाजे तक पहुंची। कुंडी खोली तो उसके चेहरे पर खुशियों के हजारों रंग बिखर गए। सामने उसका राजीव खड़ा था। वो उससे लगभग लिपटते हुए बोली, आज जल्दी कैसे आ गए, कुछ काम था। छोटा सा जवाब देकर राजीव तख्त की ओर बढ़ गया। अम्मी नहीं है। उसने इधर उधर दृष्टि घुमाई। नहीं, अमन के साथ वैद्य जी के पास गई है मालिश का तेल लेने, सैजल ने उसे प्यार से देखते हुए कहा और उसके बगल में बैठ गई। सैजल, मैं बिजनेस के काम से कुछ 2-3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। 2-3 महीने के लिए? क्यों, कहाँ?
सैजल ने बेचैनी से पूछा। कोलकाता, राजू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। पापा चाहते हैं कि वह हमारा एक नया शोरूम खुल जाए। वो अब बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए मेरा जाना जरूरी है। कब तक वापस आ जाओगे? सैजल ने उदास होते हुए पूछा। कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे, ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, राजू ने जवाब दिया। मैं यहाँ तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? सैजल परेशान हो गई। अरे यार, समय जाते देर नहीं लगती। फिर यह भी तो सोचो, अगर कोलकाता में हमारा बिजनेस सेट हो गया तो हमें कितना फ़ायदा होगा। फिर पापा भी मुझसे खुश हो जाएंगे। क्या तुम जा नहीं जाती? राजू प्यार से उसका चेहरा अपने हथेलियों के बीच लेते हुए बोला। वो तो ठीक है, मगर सैजल की आंखों में आंसू आ गए। देखो सैजल, बात समझने की कोशिश करो। अगर मेरी वजह से पापा का बिजनेस बढ़ता है तो मेरे ऊपर उनका भरोसा बढ़ेगा। वो मेरी बात मानेंगे और तब हम दोनों की शादी के लिए मैं उनको आसानी से मना भी सकता हूँ। वरना, राजू ने उसे फुसलाने की कोशिश की। सैजल की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। राजू से एक दिन की दूरी भी उसे बर्दाश्त नहीं थी और वह 3 महीने के लिए दूर जाने की बात कर रहा था। मैं कुछ कहते कहते सैजल के होठ थरथराने लगे। शब्द उसके हलक में ही अटक कर रह गए। मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। राजू उठ खड़ा हुआ। उसे डर था कि सैजल के आंसुओं के सामने वह अपने झूठ को ज़्यादा देर संभाल नहीं पाएगा। मैं अभी चलता हूँ, पैकिंग वगैरह भी करनी है। अपना ख्याल रखना, परेशान मत होना। वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सैजल अपने आंसुओं को समेटती उसके पीछे उठ खड़ी हुई। देखो, तुम खुद कोई फ़ोन मत करना, वहाँ मैं काफ़ी बिजी रहूँगा। मैं ही टाइम मिलने पर तुम्हारे स्टूडियो फ़ोन कर लिया करूँगा, ठीक है ना? राजू ने पलटकर कहा। हूँ, सैजल ने सिर हिलाया। राजू चला गया, मगर आज जाते वक्त ना तो उसने सैजल के माथे पर अपने प्यार की मोहर लगाई थी, न ही उसे मुड़कर देखा था। वह तो जैसे उसकी निगाहों की पकड़ से जल्दी ही बहुत दूर हो जाना चाहता था। उसे डर था कि अगर उसने पलटकर देखा तो कहीं वहीं जड़ हो जाएगा। उसके पैर उसका साथ नहीं देंगे। वह अपने पीछे आंसू में डूबी सैजल को छोड़कर तेज तेज कदमों से बढ़ता चला गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी। 3 हफ्ते गुजर गए। इसमें सिर्फ 2 बार राजू का फोन आया था। औपचारिक सी बातचीत ही हो पाई थी। हालचाल पूछने, काम अच्छा चलने की खबर और अपना ख्याल रखने की नसीहतों के साथ ही फोन कट गया था। सैजल ने पूछा भी था कि कब तक लौटेगा। अभी कुछ कह नहीं सकता, समय लगेगा, राजू ने गोलमोल सा जवाब दिया था। सैजल मुरझाने लगी थी। इसी आशा के साथ वह रोजाना स्टूडियो जाती थी कि ना जाने किस दिन राजू का फोन आ जाए। रिकॉर्डिंग या रिहर्सल नहीं भी होती, तब भी वह वहां जाकर घंटों बैठी रहती थी। 2 महीने बीत चुके थे। इधर प्रेम भाई ने सैजल को कई गीत लिखने के लिए कहे थे। उसकी आवाज़ भी मार्केट में ठीक बिजनेस दे रही थी। अक्सर ही किसी न किसी रेडियो विज्ञापन की रिकॉर्डिंग होती रहती थी। काफ़ी समय बीत चुका था, राजू का फ़ोन आए। बीते 2 हफ्तों से उसका फ़ोन नहीं आया था। कोलकाता का फ़ोन नंबर सैजल के पास नहीं था, वरना वह खुद ही बात कर लेती। राजू ने फ़ोन नंबर दिया ही नहीं। बोला कि स्टूडियो के लैंडलाइन पर मैं खुद ही फ़ोन करूँगा। शायद काम ज़्यादा बढ़ गया हो, सैजल सोचती। कई बार सोचा कि उसके घर पर फ़ोन करके पता करे, मगर राजू की हिदायत याद आ जाती। घर पर फ़ोन मत करना, और वह दिल मसोस कर रह जाती। पता नहीं वह कैसा होगा। सैजल स्टूडियो में बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। अचानक एक गाने की रिकॉर्डिंग फिर से होगी। प्रेम भाई ने अंदर प्रवेश करते हुए उससे कहा। वह चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। क्या सोच रही हो सैजल? उन्होंने श्रेष्ठ स्वरों में पूछा। जी कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे। सैजल उनकी तरफ देखने लगी। हाँ, वो पिछले महीने डिटर्जेंट पाउडर के लिए जो जिंगल तैयार किया था, उसकी धुन थोड़ी बदलनी है। वो फिर से रिकॉर्ड होना होगा। मास्टर जी को भी बुलाया है, आते ही होंगे। प्रेम भाई ने संगीतकार के बारे में बताया। तुम्हारे पास तो लिखा होगा वो गाना। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि सैजल पर डाली। जी लिखा तो है, मगर वह डायरी तो घर पर पड़ी है। घर पर? अच्छा, तुम जहाँ किसी डायरी में देखो, कहीं ना कहीं लिख रखा होगा। मैं जब तक उधर रिकॉर्डिंग रूम सेट करवाता हूँ, प्रेम भाई कहते हुए कमरे से निकल गए। सैजल मेज पर रखी डायरियों के पन्ने पलटकर देखने लगी। यहाँ तो किसी में भी नहीं है। वह बड़बड़ाई, शायद दराज के अंदर रखी डायरियों में मिले। सोचते हुए उसने प्रेम भाई की मेज वाली दराज बाहर निकाली। पहली डायरी खोलते ही एक कार्ड जमीन पर गिरा। सैजल ने झुककर उसे उठाया। मेज पर डालने ही वाली थी कि उस पर राजू का नाम पढ़ते ही चौंक पड़ी। उसने जल्दी से कार्ड खोला। राजू वेट्स करिश्मा। पढ़ते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
कार्ड पर राजीव के घर का पता लिखा था और शादी की तारीख पिछले महीने की थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, खड़ा न रह गया। वह धड़ाम से कुर्सी पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे सारे जिस्म की ताकत किसी ने निचोड़ ली हो। न जाने कितनी देर तक वह सन्नाटे में बैठी रही। एकाएक दरवाजा खुला। सैजल, गाना मिल गया? पूछते हुए प्रेम भाई अंदर आए तो सैजल की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। सैजल, वह उसकी ओर बढ़े और उसके कपकपाते हाथों में राजीव का शादी का कार्ड देकर पलक झपकते सब कुछ समझ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। राजीव ने उन्हें सैजल को कुछ न बताने की कसम दी थी। उन्हें स्वयं राजीव की यह हरकत बड़ी नागवार गुजरी थी, मगर वह कुछ भी नहीं कर पाए। राजू ने अपने दोस्ती का वास्ता देकर उन्हें अपनी मजबूरी कुछ इस ढंग से समझा दी थी कि वह खामोश होकर रह गए थे। उसका कार्ड लेकर उन्होंने चुपचाप अपनी दराज में रखी एक पुरानी डायरी में डाल दिया था और आज सैजल के हाथ वो कार्ड लग गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह सैजल को किस तरह सांत्वना दे। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वह सूनी सूनी नजरों से प्रेम भाई को ताक रही थी। प्रेम भाई ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसके कंधों पर टिका दिया। सैजल, मैं तुम्हें सब कुछ, वह हकलाते हुए बोले और बस सैजल फट पड़ी। वह तहाड़े मार मार कर रोने लगी। प्रेम भाई बेबस थे। सैजल, अपने आप को संभालो सैजल, वह बेबस हुए स्वरों में बोले। आपने मुझे बताया क्यों नहीं प्रेम भाई? उसने बुरी तरह रोते हुए पूछा। आपको तो मैं अपने बड़े भाई की जगह समझती थी, मगर आपने भी, आपको सब कुछ पता था है ना? वह फफक रही थी। सैजल, उन्होंने उसका कंधा थपथपाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की। सैजल, तुम नहीं जानती मैंने उसे समझाने की कितनी कोशिश की, मगर उस पर तो दौलत का नशा सवार था। अगर उसे तुम्हारे प्यार की जरा भी कद्र होती तो वह यह काम हरगिज नहीं करता। वह तो सिर्फ तुमसे अपना दिल बहला रहा, व्यापार कर रहा था, प्यार का व्यापार। प्रेम भाई की आवाज़ कर्कश हो गई। प्रेम भाई, देखो सैजल, अब जो हुआ है उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे काबिल नहीं था। प्रेम भाई ने समझाने की कोशिश की। कैसे भूल जाओ प्रेम भाई? सैजल रोते रोते लगभग चीखने के अंदाज में बोली। कितना आसान है आपके लिए यह बात कह देना, भूल जाओ। कैसे भूल जाओ, आप ही बताइए, कैसे भूल जाओ? सैजल की हालत पागलों जैसी हो गई। प्रेम भाई निरुत्तर हो गए। वह आगे बढ़े और मेज पर रखे गिलास में पानी उड़ेलकर उसकी ओर बढ़ाया। सैजल ने कपकपाते हाथों से गिलास लेकर अपने होठों से लगा लिया, मगर अभी भी वह बुरी तरह सिसक रही थी। उसके प्रेम की बगिया को उसका ही माली उजाड़ गया था। गिलास वापस मेज पर रखकर वह आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। सैजल, प्रेम भाई ने उसे टोका। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊं, रिकॉर्डिंग कल करेंगे। वह उसके साथ दरवाजे की ओर बढ़े। उन्हें डर था कि दुख के आवेश में कहीं वह कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। नहीं प्रेम भाई, सैजल ने उन्हें रोक दिया, मैं अकेली जाऊंगी, रिकॉर्डिंग कल की रख लीजिए, कहकर वह तेजी के साथ दरवाजे से निकल गई। उसके दिलो दिमाग में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका राजू उसके साथ ऐसा कर सकता है। टैक्सी लेकर वह सीधे उसके घर की ओर चल दी। राजू के घर के दरवाजे पर पहुंचकर सैजल ने धड़कते दिल से कॉल बेल पर उंगली रखी। थोड़ी देर में एक नौकर ने दरवाजा खोला। जी मेम साहब, उसने सैजल को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। मुझे राजू से मिलना है, सैजल ने जवाब दिया। जी, वो तो अपने नई वाली कोठी में है, नौकर ने कहा। नई वाली कोठी में? सैजल ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम वहाँ का पता बता सकते हो? जी हाँ, तिलक रोड पर 3 नंबर की सफेद रंग की कोठी है, वह बोला। ठीक है, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह पलट पड़ी। टैक्सी वाले को उसके तिलक रोड चलने के लिए कहा। तिलक रोड पर स्थित 3 नंबर की कोठी बहुत शानदार थी। गेट पर खड़े गार्ड ने जब सैजल को गेट की तरफ आते देखा तो सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। किससे मिलना है मेम साहब? उसने पूछा। क्या राजीव यहीं रहते हैं? सैजल ने हिचकिचाते हुए पूछा। जी हाँ, राजीव साहब का ही बंगला है, उसने गर्दन अकड़ाकर जवाब दिया। मुझे उनसे मिलना है, सैजल ने कहा। आप अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचाए देता हूँ। नहीं, कार्ड तो नहीं है, तुम उनको बता दो कि सैजल मिलना चाहती है, वह समझ जाएंगे। सैजल ने गार्ड से कहा। जी, आप यहीं ठहरे, मैं अंदर पूछता हूँ, कहकर गार्ड अंदर की तरफ चला गया। सैजल बेचैनी से गेट के पास से इधर उधर टहलने लगी। उसके ऊपर हर लम्हा जैसे भारी होता जा रहा था। आंखों में बार बार आंसू उमड़ रहे थे। जो कुछ हो चुका था उस पर विश्वास कर पाना उसके लिए असंभव हो रहा था। काश कि जब मेरा राजीव न हो, वह अपने मन को फरेब देने लगी। चंद मिनटों बाद उसने दूर से गार्ड को अपनी तरफ आते देखा। आइए, साहब ने ड्राइंग रूम में बैठने को बोला है। वह गेट खोलकर सैजल को साथ लिए अंदर की ओर चल दिया।
सैजल बोझिल कदमों से अंदर की ओर बढ़ रही थी। विशाल ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ड्राइंग रूम खाली था। कमरे का जायजा लेते हुए उसकी नजर दीवार पर टंग गई, जहां राजू और उसकी पत्नी की शादी की बड़ी सी तस्वीर एक सुंदर से फ्रेम में जड़ी टंगी हुई थी। उसकी नजरें उस तस्वीर पर चिपक कर रह गई। यस, अचानक एक जानी पहचानी आवाज ने उसे चौंका दिया। वह झटके से पलटी। सामने राजू एक कीमती रेशमी गाउन पहने खड़ा था। राजू, उसका अपना राजू। सैजल उसे एकटक देखती रह गई। मुंह से कोई बोल नहीं फूटा और दिल उसने तो जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? खामोशी तोड़ते हुए राजू ने पूछा। राजू, मैं सैजल हूँ। वह उसके अजनबीपन से घबरा उठी। जानता हूँ कैसे आना हुआ। राजू ने मेज पर झुककर हाथ में पकड़ी सिगरेट एश ट्रे में बुझाते हुए पूछा। बेरुखी की स्पष्ट झलक उसके चेहरे पर प्रकट हो रही थी। सैजल सख्ते की हालत में थी। उसको राजू से ऐसे व्यवहार की कतई कोई उम्मीद नहीं थी। राजू, क्या तुमने शादी? उसने हकलाते हुए राजू से पूछना चाहा। देखो सैजल, अब तुम जहाँ तक आ पहुँची हो तो तुम्हें यह बात भी अच्छी तरह पता होगी। वह बड़ी ढिठाई से बोला। तो क्या? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वह सिर्फ एक खेल था। सैजल की सांसें लौटने लगी। देखो सैजल, प्यार और शादी में बड़ा फर्क होता है। शादी के मामले में परिवार, बिरादरी और स्टेटस, हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। वह समझाने के अंदाज में बोला। तुमने प्यार करते वक्त इन बातों को क्यों नहीं सोचा था राजू? तुम मुझे झूठ बोलकर गए। तुमने मुझे धोखे में रखा। सैजल उखड़ने लगी। देखो, अब जो हुआ उसे खत्म करो। हमारी तुम्हारी शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती है सैजल। मैं अपने परिवार वालों की मर्जी के बाहर नहीं जा सकता था। शादी ब्याह हमेशा बराबर वालों में ही होता है। रही बात प्यार की, तो मैं उसकी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तुम्हें जितनी भी आर्थिक मदद की जरूरत हो मुझसे कह सकती हो। राजू सौदा करने लगा। राजू, सैजल की चीख कमरे में गूंज गई। सैजल, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यदि मैंने कुछ समय के लिए तुम्हारे प्यार से अपना दिल बहलाया था तो मैं उसकी पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। राजू सोफे पर फैल गया। मुझे नहीं मालूम था राजू कि दौलत का नशा आदमी को इतना नीचे गिरा सकता है। उसकी आंखें भर आई। अगर प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ दिल बहलाने की चीज है तो आज के बाद इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगी। आंखों में भरे हुए मोती उसके गालों पर लुढ़क आए थे। ज्यादा कुछ कहने के लिए उसके पास शब्द न बचे। उसने तेजी से आंसू पोंछे और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसकी चाल में तेजी आ गई थी। लगभग भागते हुए उसने राजू की कोठी का गेट पार किया। चलो बला टली। राजू ने राहत की ठंडी सांस ली। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मामला इतनी आसानी से निपट जाएगा। सैजल की जगह कोई और लड़की होती तो शायद चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा लेती, पुलिस में जाने की धमकी देती। मगर ये तो बस थोड़े से आंसू बहाकर ही चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि इस वक्त करिश्मा घर पर नहीं थी, क्लब गई हुई थी, वरना स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाती। खैर चलो, खामोशी से मामला खत्म हो गया। राजू को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि यह सन्नाटा उसके जिंदगी में आने वाले बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा था। उसने जेब से नई सिगरेट निकालकर सुलगाई और आराम से सोफे पर पैर फैला लिए। शाम घिरने लगी थी। करिश्मा अभी तक घर नहीं लौटी थी। वैसे भी वह अक्सर रात देर से घर लौटती थी, कभी क्लब, कभी पार्टी, तो कभी किसी दोस्त के घर पर डिनर। उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। अक्सर राजू उसके साथ होता था, मगर पार्टी इत्यादि में जब वह राजू को छोड़कर बेतकल्लुफी से अपने दोस्तों की बाहों में लिपटी डांस फ्लोर पर थिरक रही होती तो राजू को बड़ा बुरा लगता था। शुरू में उसने दबी जबान में उसे टोका भी, मगर करिश्मा ने सबके सामने उस पर बैकवर्ड और स्टूपिड जैसे शब्द न्यौछावर कर दिए तो वह चुप लगा गया। इतनी कीमती बीवी को वह किसी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वह क्लब और देर रात पार्टियों से कटने लगा था। कभी सिर दर्द, कभी थकान का बहाना करके वह घर पे रुक जाता था। आया तो वह भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही था। ऊंची सोसाइटी में रचने बसने और उनके तौर तरीके सीखने में वक्त तो लगेगा ही। ऐसा सोचकर करिश्मा भी उस पर क्लब या पार्टी में चलने के लिए ज्यादा जोर नहीं देती थी। राजू के बगैर वह भी पार्टी में खुलकर एंजॉय करती थी, वरना राजू के साथ होने पर तो वह उसकी नजरों में खुद को बंधा बंधा सा महसूस करती थी। और राजू भी पूरे वक्त बेचैन रहता था। अपने घर पहुंचकर सैजल सीधी अपने कमरे में पहुंची। दरवाजा बंद करते करते वह फूट फूट कर रो पड़ी। राजू से उसे ऐसे धोखे, ऐसे बेरुखी और ऐसे बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था
कि जब वही राजीव है जिसने उससे बेइंतहा मोहब्बत की थी, जब वही राजीव है जो उससे मिलने के लिए हर दिन भागा चलाता था, जब वही राजीव है जिसको इबादत की हद तक उसने चाहा था। कोई ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ था, महज 3 महीने में ही वह क्या से क्या हो गया। सैजल की आंखों के सामने से राजीव के संग बिताया वक्त और प्यार एक एक पल चलचित्र की तरह घूम रहा था। वह बिस्तर पर पड़ी जार जार रोई जा रही थी। रात गुजरती जा रही थी और उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतना तो वह अपने अब्बा के मरने पे भी न रोई थी। आज तो जैसे वह सारी जिंदगी का रोना रो लेना चाहती थी कि आज उसके सारे आंसू बह जाए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सारी रात रो लेने के बाद सुबह तक उसका मन काफी हल्का हो गया था। दिमाग को सोचने के काबिल हुआ तो उसने उठकर हाथ मुंह धोया, कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आई तो देखा अम्मी लाठी के सहारे खड़ी होकर चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा रही थी। क्या बात है बेटा, कल रात तो तूने खाना भी नहीं खाया। मैं तो दरवाजा पीटते पीटते थक गई, बड़ी जल्दी सो गई थी। अम्मी ने उसे रसोई में देखा तो बोली, हाँ अम्मी, तबीयत नहीं ठीक थी। उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया और पतीले में चीनी पत्ती डालने लगी। बुखार तो नहीं है, डॉक्टर को दिखा ले। अम्मी चिंतित हो गई। नहीं अम्मी, अब ठीक है, बस सिर दर्द था। वह चाय की पतीली चूल्हे से उतारने लगी। नाश्ता करके वह सीधे प्रेम भाई के स्टूडियो पहुंची। उसका दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। उसके कानों में रह रह कर राजीव के शब्द गूंज रहे थे, मैं तुम्हारे प्यार की कीमत चुकाने को तैयार हूँ। प्रेम भाई ने सैजल को अपने सामने देखा तो राहत की सांस ली। आओ सैजल, बैठो। वह कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोले, प्रेम भाई, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मेरा पुराना सारा बैलेंस क्लियर कर दीजिए। वह बैठते हुए बोली, क्या बात है, अचानक इतने पैसे की क्या जरूरत आ पड़ी? कुछ नहीं, बस अब इस शहर से दिल हट गया है। वैसे भी इस छोटे से शहर में मेरा करियर चौपट हो रहा है। जिंगल्स गा गा कर मैं थक गई हूँ। मैं अब अपने गीत गाना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराने की असफल चेष्टा की। वो तो ठीक है, मगर तुम जाओगी कहाँ? कोई ऑफर मिला है क्या? प्रेम भाई ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रेम भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं भी कोई दूसरा ठौर ढूंढ लूंगी। आप बस मेरा हिसाब बना दीजिए। उसने बात को खत्म करना चाहा। ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं रोकना चाहता। कुछ दिनों के लिए कहीं घूम फिर आओ, दिल बहल जाएगा। कहकर उन्होंने अपनी डायरी निकाल ली और उसका हिसाब देखने लगे। सैजल, मैं शाम तक तुम्हें रुपया भिजवा दूंगा, बैंक जाना पड़ेगा, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है प्रेम भाई, मैं घर पर ही मिलूंगी। अच्छा आदाब। वह घर लौट आई। प्रेम भाई ने उसे रोका नहीं, वह उसके दिल का हाल समझ रहे थे। अधूरे पड़े जिंगल का जिक्र भी उन्होंने नहीं किया। सोचा कुछ दिन बाहर घूमकर जब वह लौट आएगी तब पूरा कर लेंगे। प्रेम भाई के स्टूडियो से घर पहुंचते ही सैजल ने घोषणा की, अम्मी, अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। क्या? अम्मी ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। फिर कहाँ रहेंगे? अम्मी उसकी बात नहीं समझी थी। अमन भी अपनी किताबों से सिर उठाकर बहन की ओर ताकने लगा। हाँ अम्मी, अब हम किसी दूसरे शहर में रहेंगे, किसी बड़े शहर में। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए बोली, पागल हो गई है क्या? अच्छा भला तो शहर है। अम्मी भुनभुनाई। वह उसकी बातों को मजाक समझ रही थी। अम्मी, तुम समझती क्यों नहीं, जहाँ मेरे लिए तरक्की का कोई चांस नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी बस इन छोटे मोटे कार्यक्रमों के पीछे भागती रहे? नहीं अम्मी नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। बोलो, मेरा साथ दोगी? वो अपने अम्मी के घुटनों के पास जमीन पर बैठ गई। अम्मी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, वो तो ठीक है बेटा, मैं तेरे रास्ते में रुकावट क्यों बनने लगी? तेरी मेहनत से तो घर चल रहा है। हाँ, मगर पता भी तो चले कहाँ जाना है। मुंबई, उसने जवाब दिया। मुंबई? अमन खुशी से चहकते हुए बोला, अप्पी, क्या सचमुच हम लोग मुंबई में रहेंगे? वहाँ तो बड़े बड़े हीरो भी मिलेंगे, है ना? अमन उत्साहित हो गया। हाँ अमन, हम सब मुंबई चलेंगे, वहाँ बड़े स्टूडियो हैं, बड़े बड़े हीरो हैं, बड़ा काम है। वहाँ अम्मी के पैरों का इलाज भी बड़े अस्पताल में करवाएंगे। बस 2-3 दिनों में पैसों का सारा इंतजाम कर लूंगी। बस अगले हफ्ते चलते हैं। सैजल बोली। अम्मी अपनी बेटी की बातों पर हैरान थी। इतनी जल्दी ऐसे कैसे सब कुछ छोड़कर चल देंगे? इसे अचानक क्या हो गया? अम्मी चिंतित हो उठी। और वह राजू लौटेगा तो उन्होंने उसे याद दिलाना चाहा। अरे मारो गोली राजू को, सैजल लापरवाही से कहते हुए उठ खड़ी हुई। राजू जैसे तेरी बेटी को हजारों मिल जाएंगे अम्मी, बस पैसे आने दो। पैसे से दुनिया खरीदी जा सकती है, राजीव जैसे की तो लाइन लग जाएगी। अब इतनी घटिया किस्मत भी नहीं है तेरी सैजल की, उसने हंसते हुए जवाब दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अमन अपने सवालों और जिज्ञासाओं की पोटली लिए उसके पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच गया।
बेचारी अम्मी अपनी जगह सन्न बैठी रह गई। क्या यह वही सैजल है? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, अचानक इसे हुआ क्या है? कल तक तो यह राजू के लिए जान देने पर तुल जाती थी और आज ऐसी बातें कर रही है। लगता है उससे झगड़ा करके आई है। चलो अच्छा ही है, उसे नाता तोड़ ले तो बिरादरी में अपनी इज्जत बच जाएगी। इससे अक्ल आ जाए तो अपने वहाँ लड़कों की कमी थोड़ी ना है, एक से एक पड़े हैं। मगर ये तो राजू के पीछे दीवानी है। सोचते हुए वे अपने काम में लग गई। एक हफ्ते में सैजल ने पूरे घर का जरूरी सामान समेटकर पैक कर लिया। प्रेम भाई के अधूरे पड़े जिंगल्स भी पूरे कर दिए और उनसे मुंबई की कुछ बड़ी म्यूजिक कंपनियों और म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम पते भी इकट्ठा कर लिए। अम्मी उसके इस फैसले और जल्दबाजी से परेशान भी थी और खुश भी। परेशान इसलिए कि मुंबई जैसे बड़े और नए शहर में नए लोगों के बीच कहाँ और कैसे रहेंगे, और खुश इसलिए कि चलो इस बहाने राजीव का कांटा तो निकल गया। उन्होंने गांव में अपनी बड़ी बहन के वहाँ संदेशा भिजवाया कि उनके पीछे वह अपने बड़े बेटे के परिवार को इस घर में रहने के लिए भेज दे। घर को खाली छोड़कर कैसे चले जाती? पति की आखिरी निशानी है, बेचने की तो सोच भी नहीं सकती। इसलिए किसी का यहाँ रहना जरूरी है। कहीं खाली पड़ा घर देखकर किसी ने कब्जा कर लिया तो सैजल ने प्रेम भाई से उनके एक पुराने मित्र के घर का पता लिया था, जो मुंबई में काफी अरसे से रह रहे थे। यूँ कहे कि प्रेम भाई ने खुद ही सैजल को उनका पता दिया था और कहा था, नया शहर होगा, मैं बबलू को फोन कर दूंगा, तुम जब तक चाहो उसके वहाँ रह सकती हो। मियाँ बीबी दोनों बहुत नेक है, वह भी 2-3 लोगों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देगा, काम मिलने पे आसानी हो जाएगी। प्रेम भाई अपनी तरफ से सैजल की काफ़ी मदद कर रहे थे। सैजल प्रेम भाई की एहसानमंद थी। इस मामले में उन्होंने सचमुच बड़े भाई की तरह उसकी मदद की थी। समय बीतता गया, सैजल को गए करीब 3 साल होने को आए। इस बीच उसकी कोई खबर नहीं मिली। वह कहाँ है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। प्रेम भाई ने बबलू को फ़ोन भी किया था। पता चला कि वह लोग उसके यहाँ बस 1 महीना ही रहे, फिर उनको अंधेरी की किसी चौल में जगह मिल गई और तीनों उधर ही शिफ्ट हो गए। कुछ दिन फोन करके सैजल हालचाल देती रही थी, फिर उसके फोन आने बंद हो गए। आजकल वह लोग कहाँ हैं ये बबलू को भी पता नहीं। दोस्तों, दिलचस्प कहानी इंतकाम का अगला भाग अगली वीडियो में जरूर देखें। यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।